today I shall discuss on the seventh stanza of the poem An Elegy Written in a Country Churchyard। जैसा कि आपने छठवें स्टेंजा तक आपने देखा, वहाँ ये बताया गया कि कवि जो है ये कह रहा है कि जो मतलब कि उनके बच्चे हैं, मतलब ग्रामीण, मतलब जो रीड फॉर फादर्स, मतलब जो ग्रामीण अनपढ़ गवार पूर्वज लोग हैं जो कब्र में दफनाए गए हैं, उनकी बीवियां मतलब उनकी पत्नियां अब उनके लिए कभी भी अंगीठी नहीं जलाएंगी, आग नहीं जलाएंगी, क्योंकि वो कभी अब उसको सेंकेंगे नहीं, तापेंगे नहीं। उसी के संदर्भ में ये बताया गया कि जो उनके बच्चे हैं वो जो दौड़ करके आते थे, वो जो आलिंगन करने की प्रतिस्पर्धा जिनके बीच में होती थी, जो लोग आपस में भाई बहन, मतलब कि जो उनके बच्चे होते थे, पुत्र और पुत्रियां, मतलब कि दे आर रिलेशनशिप इन ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो आपस में भाई बहन के संबंध रखते थे, वे प्रतिस्पर्धा के साथ, कंपटीशन के साथ दौड़ते थे। और ये इस प्रतिस्पर्धा के साथ दौड़ते थे, इस कंपटीशन की भावना से दौड़ते थे कि वो जल्दी कौन पहुंचे। तो अब इस प्रकार की घटना मतलब इस प्रकार की घटना उनके जीवन में कभी नहीं घटेगी। सो द पोएट वांट्स टू से दैट इट विल नेवर बी हैपन इन देयर लाइफ व्हाई दे हैव नो मोर इन द अर्थ, मतलब कि वो मतलब ऑन द अर्थ, मतलब वो धरती पर अब इस प्रकार से रह नहीं गए हैं। मतलब अब देखिए कवि जो है यहाँ पर अब उन लोगों की महत्वाकांक्षा का वर्णन करता है। अभी तो उनके बारे में कवि ने बताया, अब उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, उनके अंदर जो प्रतिभा थी, उन सब चीज़ों का वर्णन करता है। इसलिए आप सातवें स्टेंजा में आप थोड़ा सा देखेंगे क्या लिखा है, उसको आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, वैसे भी आप देख लीजिए उसमें क्या लिखा है, उसका क्या मतलब होता है। हम एक एक पंक्तियों का अर्थ आपको बताएंगे। इसके बाद हमने जो मीनिंगफुल लाइन्स है उसको मैंने कंसीडर किया है, आपको उसके माध्यम से भी मैं समझाऊंगा कि कविता का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक शोक गीत है जिसको थॉमस ग्रे ने जो है अपने जीवन से जोड़ करके, मतलब ग्रामीण जीवन यापन करने वाले लोग, ग्रामीण लोगों के जीवन को कंसीडर किया है, इस कविता में उन्होंने उल्लेख किया है, लिखा है। तो इस प्रकार से सातवें पैसेज के संदर्भ में ये बताया जाता है, आप देख सकते हैं कविता में लिखा है, Oft did the harvest to their sickle yield, their furrow of the stubborn glebe has broke. How junked did they drive their team afield? How bowed the woods beneath their sturdy stroke? बहुत सिंपल सा अर्थ है, आप थोड़ा सा पंक्तियों पर मतलब वो लगाइए, नज़र डालिए। इसके बाद में आपको अभी जो मैंने कंसीडर किया है, एक्सप्लेनेशंस को जो सर्टिफाई किया है, उसको हम आपको बताते हैं। पहले सीधे सीधे अर्थ पर आप जाइए। आफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल इल्ड, मतलब ये कवि जो बताता है, थॉमस ग्रे ये बताता है कि वे लोग, मतलब कि जो लोग जो दफनाए गए हैं, मतलब वो ग्रामवासी, उनकी व्याख्या वो करता है, उनकी मतलब उनके बारे में जो उल्लेख किया है उसके बारे में बता रहा है। ही टेल्स अबाउट द फार्मर्स, अबाउट द रूड विलेजर्स who were lying buried in their graves. They have no more today, but the poet is expressing about the usual habit of the villagers, मतलब उनके स्वाभाविक गुणों को, स्वाभाविक व्यवहारों को यहाँ पर वो वर्णन कर रहा है। The poet wants to express the usual works of the villagers, rude villagers who are no more at that time, but their usual habits are also seen in this passage. So he again says that after did the harvest to their sickle yield, मतलब उन फसलों को, जो फसल या अर्थात जो किसान अपनी फसल जो है उगाते थे, उन फसलों के बारे में, मतलब उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में, उनकी क्या कहते हैं, शक्ति और सामर्थ्य के बारे में कवि जो है यहाँ पर वर्णन कर रहा है। वो कहना चाहता है कि वे जो भी फसलें होती थी, मतलब यहाँ सिकिल इल्स का मतलब होता है, सिकिल मीन्स होता है दरांत, मतलब ये हंसिया जिसको कहा जाता है वही दरांत, इसमें कवि ने उसका दरांती नाम दिया है। दरांती का मतलब होता है हंसिया, मतलब वो मतलब अपनी फसल, आफ्टर डिड द हार्वेस्ट, प्रायः वे अपने फसलों को मतलब दरांती के माध्यम से झुक करके, दरांती का मतलब वो हंसिया से वो अपनी फसलों को झुक करके, मतलब जैसी उसकी अवस्था होती थे उस अवस्था में उसको काटते थे। कौन?
the rude forefathers, the rude villagers who were lying buried in their graves. They are no more now, but the qualities, the ambition of their forefathers, of their villagers, were being narrated by the poet here. So oft did the harvest to their sickle ills, their furrow of the stubborn glebe has broke. मतलब ये बताया गया कि इस प्रकार से अपने मतलब फसल को दरांती के माध्यम से, हंसिया के माध्यम से वो काटते थे, मतलब वो काटा करते थे। और यहाँ कहा गया है देयर फ्यूरो, मतलब वो अपनी भावनाओं से, मतलब उनकी जो भावनाएं थी, उनके अंदर जो सामर्थ्य था, उनके अंदर जो विचारधाराएं थी, ऑफ द स्टबर्न ग्लीव हैज ब्रोक, मतलब कठिन मिट्टियों को तोड़ने का भी सामर्थ्य रखते थे। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है, यहाँ ये भाव है कि वे मतलब कि उन खेतों को, उसमें हल चला करके, मिट्टी को तोड़ने का मतलब मिट्टी को भुरभुरा करने का मतलब हल चला करके उस मिट्टी को भुरभुरा, उस खेत को भुरभुरा कर देते थे, मतलब उस भूमि को उपजाऊ, उस भूमि को समतल कर दिया करते थे। कौन? द रूड विलेजर्स, अनपढ़ गवार ग्रामीण लोग। तो द पोएट मीन्स टू से दैट, कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि वो और कैसे होते थे, हाउ जंग डिड दे ड्राइव देयर टीम ए फील्ड, जब वो प्रायः खेतों में काम करते थे तो वे बहुत प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते थे। अर्थात दे वेयर हैप्पी व्हेन दे आर प्लाउइंग देयर फील्ड, मतलब कि वे तब प्रसन्न रहते थे, मतलब उस समय उनके मतलब बात बताई गई। हाउ जंग, तो वो कितने प्रसन्न रहते थे। डिड दे ड्राइव, जब वो ड्राइव मीन्स हल चलाते थे, देयर टीम ए फील्ड, मतलब अपने खेतों में जब वो हल चलाते थे उस समय वो अति प्रसन्न रहते थे। मतलब कि ग्रामीणों के बारे में कवि बताता है कि वे लोग हल चलाते समय बहुत प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार से हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक, और आगे कभी ये बताता है, कह रहा है कि वे मतलब कि इतने बलशाली होते थे, इतने बलवान होते थे कि कुल्हाड़ियों से जंगल के जो पेड़ होते थे, जो उनकी आवश्यकता के पेड़ होते थे, जिस पर वो काम किया करते थे, जिसके लिए वो काम करने के लिए जिस जगह क्षेत्र पर जाया करते थे, वहां पर उनके कार्य में जो पेड़ होता था, मतलब कि कार्य, पेड़ काटने का कार्य अगर हो तो उनको वो स्ट्रांग स्ट्रोक, स्टर्डी स्ट्रोक, मतलब बहुत तेज धार के साथ जो कुल्हाड़ी होती थी उसको चला करके, अर्थात मजबूती के साथ वो कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट दिया करते थे। मतलब ये सामर्थ्य था। दे आर सो करेजियस एज, मतलब कि वो इतने साहसी थे जितना कि उनको होना चाहिए था, एज दे शुड, मतलब उतना जितना उनको होना चाहिए था। इसी प्रकार से वो ये कहा जाता है कि आनंद पूर्वक, मतलब वो अपने इस कार्यों को, मतलब हल चलाने का कार्य, लकड़ी को काटने का कार्य, भूमि को जोतने का कार्य, भूमि को समतल करने का कार्य, मतलब बड़े बड़े मिट्टी के ढेर को तोड़ने का कार्य, फसल को काटने का कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया करते थे। So the poet means to say that they are also very courageous, they are also very brave, they are also skilled in their work, वे अपने कार्यों में बहादुर थे, साहसी थे, मतलब अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर लिया करते थे। So the explanation of the passage is, I think that these lines which are collected here, these lines, the meaning of these lines are very easy, so try to know the meaning of these lines. The poet throw much light on the nature work which they used to cut their corns and their arms and perform their bread and butter. I think that the poet throw much light, मतलब कवि जो है उनके कार्यों के प्रकृति पर प्रकाश डालता है, मतलब कार्यों के प्रकृति को जो है प्रदर्शित करना चाहता है। वो क्या? which they use, जो प्राय वो प्रयोग करते थे, to cut their corns, अपने फसलों को काटने का प्रयोग करते थे, अपने फसलों को काटने का काम करते थे, एंड परफॉर्म देयर ब्रेड एंड बटर, मतलब अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि अपना जीविका चलाने के लिए कवि ने उनके कार्यों के प्रकृति पर प्रकाश डालता है। मतलब वही बात है जो मैंने भी कहा, वही बात पुनः आ रही है। अब यहाँ जो है दूसरे शब्दों में, इन द अदर हैंड, इन द अदर वर्ड, द पोएट थ्रो मच लाइट ऑन द नेचर ऑफ वर्क, मतलब उनके कार्यों पर प्रकाश डालता है
which they used to cut their crops, मतलब जो अपनी फसल को काटने का वो लोग कार्य करते थे। कहने का तात्पर्य एंड परफॉर्म, और पूरा करते थे, देयर ब्रेड एंड बटर, अपनी जीविका चलाने का कार्य जो था उसको प्रायः पूरा किया करते थे। So I think that they are also very brave. They are very courageous. So in the next view, in the second view, they used to pluck their hard land, make it soft and prepare it for crops. It means that they used to pluck their hard land, मतलब वो अपने hard मतलब होता है जो बहुत कठोर खेतों को, कठोर मिट्टी वाले खेतों को उस पर हल चलाने का कार्य वो करते थे। मतलब ये कार्य करने में वो निपुण होते थे। कौन? कवि। द पोएट मीन्स टू से दैट द पोएट इज नरेटिंग, द पोएट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द रूड विलेजर्स, अबाउट द पुअर विलेजर्स हु वेर लाइंग buried in the grave. Today the poet means to say that they have also very courageous. ये मतलब दे आर वेरी करेजियस टुडे, दे आर वेरी दे हैव एम्बिशियस टुडे, मतलब वो महत्वाकांक्षी थे, मतलब बहादुर थे, साहसी थे। मेक इट सॉफ्ट एंड प्रिपेयर इट फॉर क्रॉप्स, और उन खेतों को जिसमें कड़ी कड़ी मिट्टियां होती थी। द पोएट मीन्स टू से दैट इन द व्यू ऑफ द पोएट, कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस खेत की मिट्टियां कड़ी होती थी, मतलब बहुत हार्ड होती थी, उसको वो कैसा बना लेते थे? फसल उगाने के लायक बना लेते थे। द पोएट मीन्स टू से दैट दे आर एबल टू डू व्हाट दे थिंक, मतलब वो करना चाहते थे, वो करना जानते थे जो वो सोचते थे। दे यूज्ड टू हार्वेस्ट देयर राइप क्रॉप्स एंड ग्रेज हर्ड इन द फील्ड, मतलब और क्या कर लेते थे? दे यूज्ड टू हार्वेस्ट देयर राइप क्रॉप्स, मतलब वो अपनी पकी हुई फसलों को काटने की क्षमता भी रखते थे। आर दे आर एबल टू कट देयर राइप कॉर्न्स, दे हैव टू कैपेसिटी टू कट देयर राइप कॉर्न्स, सो दे यूज्ड टू कट देयर क्रॉप्स एंड ग्रेज हर्ड इन द फील्ड, और पशुओं को अपना, जो उनके पास पशु होते थे, उनको खेतों में चराने की भी क्षमता थी, चराने का भी कार्य करते थे। दे आल्सो यूज्ड टू फेल ट्रीज विथ देयर माइटी स्ट्रोक, और क्या वही बातें बताई जा रही, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वे लोग किसी भी जंगल की लकड़ी को काटने के लिए, जंगलों में लकड़ियों को काटने के लिए देयर माइटी स्ट्रोक, मतलब अपने ताकतवर प्रहारों से, मतलब उनका प्रहार इस प्रकार का होता था कि इतने ताकतवर उनके प्रहार होते थे कि उससे वो पेड़ों को काट करके गिरा दिया करते थे। मतलब इस प्रकार का कार्य करते थे। दे आल्सो यूज्ड, मतलब वो प्रायः किया करते थे क्या? फेल ट्रीज, पेड़ों को गिराने का। कैसे? माइटी स्ट्रोक के साथ पेड़ों को काट कर गिराने की भी क्षमता रखते थे। सो आई थिंक दैट द मीनिंग ऑफ द पैसेज एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड द लाइन्स which are collected in the seventh passage. So the meaning of the passage, the meaning of these lines are very easy, very clear. So you know, Pharaoh, jung means प्रसन्न, ग्लेब मीन्स होता है भूमि, ऐसा मतलब थोड़ा सी पुरानी मीनिंग लिखी हुई है। हाउ बोट द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, यहाँ देखिए, यहाँ कहने का मतलब हाउ बोट, मतलब वो कैसे गिरा देते थे जंगल की लकड़ियों को काटते हुए, नीचे कैसे गिरा देते थे इस बात को। माइटी स्ट्रोक का स्टडी स्ट्रोक मतलब कि ताकत के साथ, बहुत मजबूती के साथ जो स्ट्रोक प्रहार होता था उसके। सो आई थिंक दैट द मीनिंग, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज हैज बीन टुडे कंप्लीटेड, एंड सो आई एम रीचिंग नियर द 8th स्टेंजा ऑफ द पोएम। तो अब हम इस प्रकार से 7वें स्टेंजा का जो मतलब कि एक्सप्लेनेशन है, उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, उस पर मैंने डिस्कस किया। आई थिंक दैट यू हैव गॉटन द क्लियर मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू, it should be noted down by the students if the meaning of the difficult words which are given. So I have given the clear meaning of this
these words which are given in the passage, they are very difficult words, but so I hope that you will have noted down the difficult meaning, the difficult passage, the difficult lines. So I am reaching here. So see the passage of 8th, और 8वां पैसेज आप उस कविता का 8वां पैसेज आप देखिए। 8वें पैसेज में कवि क्या कह रहा है, थोड़ा इस पर विचार करिए। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नार ग्रैंडियर हर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, द स्मार्ट एंड सिंपल एनॉल्स ऑफ द पुअर। अब कवि यहाँ पर उनके क्या कहते हैं इतिहास के बारे में, उनके जो और पिछले कार्य हैं उनके बारे में कवि चर्चा कर रहा है, हम आपको बता रहे हैं। इन द नेक्स्ट पैसेज ऑफ द पोएम, कवि जो है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि जो ऑडियंस है, मतलब जो कविता जहाँ पर कही जा रही है, तो उसको लाइक करने वाले, उसको सुनने वाले, उसको जानने वाले, उस श्रोतागण या अर्थात जो ऑडियंस हैं, मतलब सुनने वाले लोग हैं, कवि जो है उनसे कुछ अपेक्षाएं करता है, उनसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, उसका वर्णन यहाँ पर कह रहा है। सीधे तौर पर आप ये जान लीजिए, द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस अबाउट द मिस्टेरिकल हिस्ट्री ऑफ द रूड विलेजर्स। ही सेज दैट, वह कहता है कि द पीपुल हु आर वेरी रिच, वे लोग जो धनी हैं, मतलब यहाँ पर गांव और शहर के तुलनात्मक विचारों का उसने वर्णन किया है। मतलब गांव और शहर के तुलनात्मक विचारों का मतलब होता है द पीपुल हु आर लिविंग इन द रूरल एरिया इज कॉल्ड विलेजर्स एंड द पीपुल हु आर लिविंग इन द सिटी एरिया इज कॉल्ड आल्सो ए सिटी मैन और सिटी मैन। मतलब कि शहर में रहने वाले लोग और गांव में रहने वाले लोगों की तुलना वो यहाँ पर वो दिखा रहा है। इस तुलना में वो जो है हमसे आपसे कुछ अपेक्षा करता है, उसकी बात वो बताते हुए कह रहा है कि हमें आपको मतलब कि द पीपुल हु आर लिविंग इन द सिटी, मतलब ऐसे लोग जो शहर में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो धनी प्रतिभा के लोग हैं, ऐसे लोग जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो उनकी तुलना, उनको क्या उनके अंदर में जो विचार है, उस विचार को किस प्रकार से उन ग्रामीण लोगों के, उन गरीबों के प्रति रखना चाहिए, इसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर इज, जैसा कि मैंने इस पैसेज पढ़ा, आप लोग अपने बुक्स से, टेक्स्ट बुक्स में जो पैसेज है उस पर एक एक पैसेज के जो सेंटेंस हैं, वर्ड्स हैं, उस पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। जैसा कि आप देखिए, मॉक मीन्स होता है यहाँ पर मेक फन, मजाक करना। एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। ऑब्सक्योर माने होता है अंधेरा। डिस्डेनफुल माने घृणित, और आप जानते हैं नॉल्स मीन्स होता है हिस्ट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं, मॉक मीन्स होता है मजाक करना, टू मेक फन। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, क्या कहते हैं फॉर्चुनेट। एंड डिस्डेनफुल मीन्स हेटफुल, एंड नॉल्स मीन्स द कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री और द collection points of history is called also a nolls. So I mean to say that मेरे कहने का तात्पर्य है कि the poet is giving a comparison between the people of the town and the people of the village. मतलब ग्रामीण और नगर के लोगों के बीच, मतलब उनके दोनों लोगों के बीच की जो तुलना है, बीच की जो दूरी है, उसको यहाँ पर बताने जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि सीधे साधे गरीब ग्रामीण लोगों का मजाक उन धनी प्रतिभा, मतलब धनी या महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं करना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य है कि जो लोग धनी हैं वे लोग गरीबों का मजाक न उड़ाएं, वे सीधे साधे लोगों का मजाक न उड़ाएं, उनके आनंद भरे जीवन का मजाक न उड़ाएं, उनके पुराने इतिहास का जो लेखा जोखा है, उन्होंने अपने जीवन का जो लेखा जोखा उनके पूर्वजों ने जो रखा था, इतना अच्छा लेखा जोखा है, उसको सुन करके, उसको देख करके भी मजाक न उड़ाएं। मतलब ऐसा नहीं कि द पीपुल हु होप्स दैट, वे लोग जो आशा करते हैं, द पीपुल हु आर लिविंग इन द विलेज, द पीपुल हु आर लिविंग इन
in the village. They are not educated, they are also poor, they have no any management, they have no any arrangement of their life. मतलब उनके जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं है. But the ancestors or forefathers of that villager have put their account or the ledger of their life in very order, मतलब in the very order way, मतलब एक अच्छे तौर तरीके के रूप में जिस प्रकार से उन लोगों के पूर्वजों ने अपने इतिहास को रखा है, तो उसको देख करके भी हंसी मजाक न उड़ाएं. कवि के कहने का तात्पर्य होता है कि संपन्न लोग भी गरीब लोगों का मजाक न उड़ाएं. अभी देखिए, अभी उसने तुलना किया है, अभी उसने बताया है कि इस प्रकार से जो मतलब कि इतने प्रतिभाशाली जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनके बारे में उनकी क्या महत्वाकांक्षा, उनके क्या विचार हैं, वो कितने प्रतिभाशाली हैं, वो कितने साहसी हैं, इसका चर्चा किया. अब चर्चा करने के इन द डिस्कसिंग अबाउट द करेज, अबाउट द बोल्डनेस ऑफ देयर विलेजर, द पीपुल, द पोएट रीच्ड देयर हेयर द comparison which has been given by the poet between the hamlet people and the town people. मतलब कि नगर और देहात क्षेत्र के बीच में रहने वाले लोगों की तुलना करता है. वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसको विचार करिए. Let not ambition mock their useful toil. मतलब ये कह रहे हैं कि हमें आपको, let not ambition मतलब हमें आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए? Let not मोक देयर यूजफुल टॉयल, मतलब हमें उनके द्वारा किए जाने वाले कठिन परिश्रमों का, उनके द्वारा मतलब कि द विलेजर, द वर्क विच आर बीइंग कंप्लीटेड बाय द विलेजर, वी शुड नॉट, अर्थात द पीपुल हु आर रीच शुड नॉट मेक एनी फन अगेंस्ट देयर यूजफुल हार्ड वर्क. मतलब उनके द्वारा किए जा रहे कठिन परिश्रमों के बारे में हमें आपको मतलब द रिच पीपुल शुड नॉट मेक एनी फन अगेंस्ट देम. मतलब उन लोगों के खिलाफ द रिच पीपुल शुड नॉट मेक एनी फन अगेंस्ट देम, अगेंस्ट देयर लेबरिंग, मतलब उनके द्वारा किए जा रहे कठिन परिश्रमों का हमें आपको मजाक नहीं करना चाहिए. इन द नेक्स्ट व्यू, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, मतलब कहने का तात्पर्य है देयर होमली जॉयज, द पीपुल, द पोएट अगेन सेज दैट द he wants the rich and ambitious people not to laugh at the simple and useful jobs. मतलब ये वो आगे कह रहा है कि देयर होमली जॉयज, मतलब उनके द्वारा जो छोटे मोटे कार्यों को, अपने कार्यों को कर कर के, मतलब पूरा करके जो अपना प्रसन्न जीवन बिता रहे थे, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और मतलब वो प्रसन्न जीवन बिताते हुए उनका जीवन जो अंधकार की तरफ चला जाता है, मतलब वो अंधकार में जीने वाले, अंधकार वाले व्यक्ति, मतलब अर्थात कहने का मतलब कि उनका जो भाग्य नहीं साथ देता है, मतलब वो क्या होता है, अंधकार में ही जीवन बिताते रहते हैं. होमली जॉयज मतलब इसके बावजूद भी वो प्रसन्न रहे, मतलब उनको ठीक से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनका जो कार्य था उसको सही से जो है लिपिबद्ध नहीं किया गया. सो दे हैव रीच्ड देयर फेल्योर एम इन देयर लाइफ, वाई बट दे आर वेरी हैप्पी व्हेन दे आर लीडिंग देयर लाइफ and the life and the destiny obscure and the life which are rest in their life is being darkness. So they reach the advanced people should not make any fun those people who are leading their life in the darkness atmosphere. So against nor grandeur here with a disdainful smile, हमें उन लोगों का भी, मतलब कि उनका जो एक घृणित का मतलब उनके प्रति हमें, मतलब हमें आपको, मतलब इसमें जो कवि कह रहा है वो धनी प्रतिभा वालों को कह रहा है, मतलब जो लोग धनी लोग हैं उनको ये कह रहा है कि गरीब लोगों का, मतलब कि जिनका भाग्य घृणित माना जाता है, मतलब कि जिनके भाग्य में कोई विकास का उदय न हुआ हो, ऐसे भाग्य वाले व्यक्तियों अर्थात ग्रामीण लोगों के विषय में धनी क्षेत्रों में, मतलब धनी लोगों को हंसी मजाक नहीं करना चाहिए. द शॉर्ट एंड सिंपल एंड नॉल्स ऑफ द पुअर, उन लोगों के बारे में भी बता रहा है कवि, ये कह रहा है द पोएट अगेन सेज दैट दे शुड नॉट लाफ एट द एंसेस्टर्स एट द फोर्थ फादर्स हु हैव केप्ट
their leisure, account of leisure in very simple way, in very general way. So the poet again says that the poet draws a contrasting picture of the village and town. It is said that the poet is saying about the villagers and the people who are living in the town. अर्थात कभी जो है ग्रामीण क्षेत्रों, नगर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच में जो क्या कहते हैं विरोधाभास की भावनाएं हैं, उस पर वो क्या कहते हैं उल्लेख करते हुए कहता है कि ग्रामीण लोगों को के ऊपर नगर में रहने वाले लोगों को जो है उनके ऊपर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए. एंड द पुअर एंड द रिच, मतलब कि जो गरीब लोग हैं उन पर रिच मतलब कि धनी लोगों को हंसी नहीं मजाक नहीं करना चाहिए, उनके साथ जो है घृणापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए. ही वांट्स, उनको चेतावनी देता है, द रिच एंड द एम्बिशियस, प्रतिभाशाली और संपन्न लोगों के ऊपर, मतलब प्रतिभाशाली और संपन्न लोगों को ये चेतावनी देता है कि दे शुड नॉट लाफ एट देम, व्हाई they should not think the fortunate of the people of the villagers were in limit area. मतलब उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका जो भाग्य है वो एक लिमिट एरिया में हो. क्यों? क्योंकि उनको भी if they have gotten the opportunity, if they have gotten the sufficient opportunity in their life, they have gotten more things in their life. मतलब वो अगर अपने जीवन में उनको अवसर मिला होता वो भी उस ख्याति को प्राप्त करते. used to undertake for their livelihood, he tells them not to ridicule them for their homely joys. हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. एंड अननोन लाइफ, जिनका अज्ञात जीवन रहा है, जिनका कोई इतिहास नहीं रहा है, जिनका कोई न इतिहास लिखा गया है, न इतिहास रहा है, न कोई जानकारी रही है, वो लोगों के ऊपर इसलिए नहीं रही है क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे. उनका इतिहास लिखने वाला कोई था नहीं क्योंकि वो लोग गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. द पोएट वांट्स द हाई एंड द माइटी पर्सन नॉट टू स्माइल विथ कंटेम्प्ट एट द सिंपल लाइफ हिस्ट्री. मतलब हमें उन लोगों के जीवन पर, उन लोगों के इतिहास के जीवन पर भी मजाक नहीं करना चाहिए. ऐसे लोगों को कभी जो है चेतावनी दे रहा है. ऑफ द रूड फॉर फादर्स ऑफ द विलेज, मतलब उस गांव के जो मतलब कि जो लोग बचे हुए थे, उस गांव के जो लोग हैं जिनका कोई इतिहास नहीं रहा है, जिनका कोई मतलब कि महत्वाकांक्षी विचार नहीं रहा है, जिनका कोई अपना वो साहसिक कार्य नहीं रहा है, उन लोगों के प्रति भी कवि ये कहता है कि हमें आपको हंसना नहीं चाहिए. अर्थात द पोएट मीन्स टू से दैट द पीपुल, द विलेजर आर द रूड विलेजर्स who were lying buried in the grave where the poet is sitting. So the poet thinks that they have sufficient leisure of the life. They have also poor, but they have not announced, they have not the history of their life. It is not possible. So nor grandeur here with a disdainful smile. वो कहता है कि उन लोगों के ऊपर हमें घृणा नहीं करना चाहिए, उन लोगों से हमें घृणा नहीं करना चाहिए जिनका अपना कोई इतिहास नहीं है, और उन लोगों के उस इतिहास पर भी हंसी मजाक नहीं बनाना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए जिनके अपने पूर्वजों ने अपना इतिहास मतलब अपने जीवन का लेखा जोखा बहुत सुचारू ढंग से किया है. सो आई थिंक दैट द मीनिंग ऑफ द 8th stanza or the poem has been completed today. I shall discuss on the next stanza of the poem. So the easy meaning of the poem is completed, and there in the among the thought of the villagers, among the thought of the rich, the poet reaches at that point that he has given a contrasting picture of the rural that who are living in the village and the rich people who are living in the town. So they are poor, they are also rich. It is a system of not equality of the humanity. So it is said that the ambitious people, the rich people should not make any fun at the villagers, at the rude forefathers who were lying buried in the graveyard. So it is said that the people of the village, the people of lying people who are lying buried in the people who are buried in the grave, they have lost their golden opportunity in the life, in the shortness of the prosperity, in the shortness of the advancement. So the poet says that
it is not a good, it is not a good thought for the people, for the villagers. So the poet says that the good people, the rich people, the ambitious thought persons should not laugh at the villagers, at the rude forefathers. Thank you very much. I will discuss the next stanza. So in the ninth stanza of the poem is the boast of heraldry, the pomp of power, and all the beauty, all that wealth ever grave, awaits like the inevitable hour, the path of glory lead but to the grave. जैसा कि ये अपने टेक्स्ट में देखेंगे, बहुत सिंपल सा अर्थ है, द बोस्ट ऑफ हेराल्डी द पंप ऑफ पावर। मतलब कवि ये कहता है कि हमें आपको उन ग्रामीणों पर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, जैसा कि वो बताता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना धनी हो, चाहे जितना गौरव को प्राप्त हो, चाहे जिसका उसका पंप मतलब उसके गौरव हो, एंड ऑल द ब्यूटी, चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना स्वस्थ हो, चाहे जितना धनवान हो, सबका जो अंत है वो ग्रेव ही है, मतलब कब्रिस्तान ही है। मतलब कि लास्ट में चाहे जितना प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति हो, सुंदर व्यक्ति हो, उसके अंदर सौंदर्य हो, चाहे जितना मतलब क्या कहते हैं कि शरीर से स्वस्थ हो, वेल्थ हो, मतलब कि धन हो, वो सबका अंत अंतिम में क्या होता है? ग्रेव, मतलब कि कब्रिस्तान की तरफ ही जाता है, अर्थात मृत्यु को ही प्राप्त होता है। ए अवेट्स लाइक द इनविटेबल आवर, मतलब उसका जो अंतिम अंत है, उसके जीवन का अंतिम जो घड़ी है, अंतिम जो आवर मीन्स प्रहर है, बेला है, वो कहाँ जाता है? ग्रेव को ही जाता है। द पाथ ऑफ ग्लोरी, मतलब कि जो गौरव का जो रास्ता है, लीड मतलब प्रदर्शित करता है, बट टू द ग्रेव, मतलब अंतिम में वो जाकर के कब्रिस्तान की तरफ ही उन्मुख होता है, वहीं उसका अंत हो जाता है। The poet means to say that it is the meaning of the passage. So I mean to say that the explanation, the meaningful lines which are related to the passage, which are related to the lines of the poem, these are explained, these are written on the blackboard. So the students should be noted down about the meaningful lines, about the explained lines which are given on the blackboard. So I mean to say that the boast of heraldry, the poet means to say that the people should not, the rich people should not make any fun on the people who are lying buried in the grave, who are rude villagers, who have rude ancestors, who are rude forefathers. कवि के कहने का तात्पर्य है कि हम लोग मतलब द रिच पीपुल should not make any fun on the poor people, on the villagers, on the rude villagers, or the villagers who are lying buried in the grave. मतलब हमें, आपको, हमको, मतलब कि धनी लोगों को कह रहा है कि किसी भी प्रकार से उन लोगों पर हंसी मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि उसने, कवि ने इस स्टेंजा में ये बातें बताई है कि जो धनी हैं, प्रतिभाशाली हैं, संपन्न हैं, गुणवान हैं, सभी लोगों का जो अंत है वो क्या है? ग्रेव है, कब्रिस्तान है। तो कवि ये कहना चाहता है, द पोएट मीन्स टू से दैट all these things which are consisting on the earth, these things lead to but the end, मतलब leads to the grave, leads to the end of life। मतलब जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो इस धरती पर चीज़ें हैं, संस्कृत हैं, निहित हैं, दिखाई पड़ती हैं, निश्चित हैं, वो क्या होंगी? अंत में वो क्या हो जाएंगी? अंत में उनका सारा अहंकार, अंत में उनकी सारी सौंदर्यता वो जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अर्थात द पोएट मीन्स टू से दैट द पोएट फिलॉसफीज द रियलिटी ऑफ लाइफ, मतलब वो जीवन की वास्तविकता पर अपने दर्शन को बताता है, उन पर दार्शनिक विचार करता है, उन दर्शन के क्षेत्र पर विचार करते हुए कहता है, द डिस्टिंक्शन विच इज सीन लाइफ बिटवीन रिच एंड द पुअर। मतलब वो कवि ये बताना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो गरीब लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनके जीवन के अंत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पीपुल हु आर रिच एंड हु आर द पुअर। मतलब वे लोग जो गरीब हैं, जो धनी हैं, उनके जीवन के अंत के समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। कवि के कहने का तात्पर्य है, द पोएट मीन्स टू से दैट देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। मतलब कि धनी लोगों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में अंतिम समय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। मतलब उनकी मृत्यु वैसे ही होती है जैसे एक गरीब की होती है तो अमीर की, मृत्यु होती है तो गरीब की। सो द पोएट अगेन सेज दैट which is seen in life between rich and the poor। मतलब ये कहते हैं कि गरीब आदमी के जीवन में, अमीर आदमी के जीवन में
comes to an end when one nears the end of life, उसका अंत वैसे ही होता है, कैसे, जैसे उसका जीवन, मतलब गरीब व्यक्ति का जो जीवन है उसका जब अंतिम समय आता है, उसके जीवन का जब अंतिम समय आता है उसका, और जो रिच पीपुल है, जो धनी व्यक्ति है, उसके जीवन का अंत ठीक वैसे होता है। मतलब द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द रिच, एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर आर सिमिलर, आर इन सेम वे लीड्स एट द लास्ट, मतलब अंतिम में उसका वैसे ही गुजरता है जैसे गरीब का धनी का, धनी का गरीब का। सो ही अगेन सेज दैट द प्राइड विच वन टेक्स इन बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली, मतलब वो घमंडी व्यक्ति, मतलब वो प्रतिभाशाली व्यक्ति, वो धनी व्यक्ति जो अपने जीवन को क्या समझता है, जो अपने जीवन को समझता है कि हमारा जो जीवन है, हमने जो वैभव, हमने जो धन, हमने जो महारत हासिल की है, वो हम एक उच्च कुलीन परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसा वो सोचता है। बट इन द व्यू ऑफ द पोएट, कवि के निगाह में, कवि के विचारों में, दीज आर सिमिलर, द एंड ऑफ द सेम पीपुल आर एंड ऑफ द रिच एंड एंड ऑफ द पुअर आर सिमिलर, आर इन वन वे एंड, मतलब एक ही प्रकार से, एक ही समान उनका अंत होता है। द पोएट अगेन से दैट द प्राइड विच वन टेक्स इन बिलोंगिंग टू ए रॉयल फैमिली एंड द सो एज डोवर एंड ब्यूटी बाट बाई मनी कम्स टू नथिंग इन द एंड, मतलब ये कहते हैं कि जो धन के द्वारा, मतलब ये इसमें कहते हैं, मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कभी ये कहता है, बताता है, आई मीन टू से दैट एंड ऑल द ब्यूटी, मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है ऑल द ब्यूटी, मतलब पूरी जो सौंदर्यता है, पूरा जो सुंदरता है, ऑल दैट वेल्थ, मतलब कि जो पूरा धन है, वैभव है, एवर ग्रेव, वो भी कहाँ पहुँच जाता है, अंतिम में, वो भी कब्रिस्तान की तरफ, मतलब अंत में उसका जो अंत है, वो जीवन का अंत जो है वो मृत्यु ही है। द प्राइड विच वन टेक्स इन बिलोंगिंग टू ए रॉयल फैमिली, मतलब एक अच्छे खानदान परिवार से बिलोंग करने वाले, संबंध रखने वाले, एंड द शो ऑफ डोवर एंड ब्यूटी, मतलब अपनी संपन्नता का मतलब दहेज और सुंदरता, मतलब जिसके जीवन में दहेज, मतलब कि अपने प्रतिभाशाली परिवार का, प्रतिभा संपन्नता के कारण जो उन्होंने धन अपने जीवन में अर्जित किया है, अर्थात शारीरिक सौंदर्य एवं राजनीतिक, मतलब लॉयल्टी जो है, वो राजनीतिक वैभव जो प्राप्त किया है, वो कुछ भी अस्थायी नहीं, दीज आर नॉट परमानेंट इन देयर लाइफ, मतलब उनके जीवन में वो कुछ भी परमानेंट नहीं, अस्थायी नहीं है। कहने का मतलब इन द एंड डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन द पुअर एंड द रिच एलाइव, कवि ये कहना चाहता है, कवि ये प्रदर्शित करना चाहता है, क्योंकि वो दार्शनिक अपना विचार रख रहा है। सो द पोएट मीन्स टू से दैट डेथ लेज हर आइसी हैंड्स, मतलब कि जो मृत्यु है वो अपने बर्फीले, मतलब कि बर्फ जैसे हाथों को, मतलब वो हाथ जो कैसा होता है, जो बिल्कुल ठंडा कर देता है, मतलब ऐसा हाथ जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर रख दे, चाहे वो धनी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, सब क्या हो जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, अर्थात सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। द रिच, मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन द पुअर ऑन द रिच एलाइक, मतलब मृत्यु अपना शीतल हाथ, शीतल हाथ का मतलब कि जिसके ऊपर मृत्यु अपना हाथ रखती है वो व्यक्ति क्या हो जाता है, एकदम ठंड पड़, उसके शरीर का वो ठंडा पड़ जाता है, मतलब एक क्या कहते हैं कि उसके शरीर में हो जाता है, नमी आ जाती है, मतलब वो उसका जो जीवन का अंत है वो ठंडा पड़ता चला जाता है, उसका जो वैभव समाप्त होता चला जाता है, उसका जो यश है, उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो राजनीतिक उदारता है, उसकी जो राजनीतिक पकड़ है, उसकी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है, वो सभी क्या हो जाते हैं, ठंडे होने लगते हैं एक समान, अर्थात उसमें से जीवन जो है छीण होने लगता है, निकलने लगता है। द पोएट अगेन से दैट ही हाउसोएवर ग्लोरियस एंड ग्रैंड रिच एंड ब्यूटी, मतलब ये कहते हैं ग्लोरियस मतलब शानदार, ग्रैंड मतलब उदारवादी, मतलब जिसमें ज़्यादा वैभव प्राप्त हो, जिसमें ज़्यादा लॉयल्टी प्राप्त हो, जिसमें ज़्यादा राजनयिक पावर शक्ति प्राप्त हो, और रिच एंड ब्यूटीफुल मतलब कि धनी और सुंदरता। ए पर्सन इज, मतलब ये चीजें जिस व्यक्ति में होती है, ही इज डेस्टिन्ड टू बी इन द सेम ग्रेव, मतलब जो व्यक्ति धनी होता है, प्रतिभाशाली होता है, जिसका भाग्य अच्छा होता है, जो दुर्भाग्यशाली होता है, जो सुंदर होता है, जो गौरवशाली होता है, ही इज डेस्टाइन्ड टू बी इन द सेम ग्रेव, जो भाग्यशाली होता है उसका मतलब सभी लोगों का अंत सेम
मतलब एक जैसा होता है, वो अंत में जो है उस कब्रिस्तान को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से डेथ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, कहने का तात्पर्य है, द पोएट मीन्स टू से दैट देयर इज नो पेक्यूलर डिफरेंस, मतलब कोई विशेष अंतर नहीं होता, देयर इज नो पेक्यूलर डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, मतलब कि धनी व्यक्ति लोगों में, गरीब व्यक्ति लोगों में किसी प्रकार से कोई विशेष अंतर नहीं होता है। कब? जब मृत्यु अपने ठंडे हाथों को उनके ऊपर रखती है। द ब्यूटीफुल एंड द अगली, मतलब आगे ये बताते हैं कि डेथ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, जो मृत्यु है वो किसी प्रकार से भेदभाव भी नहीं रखती है किसके किसके ऊपर। ऐसा नहीं कि जो सुंदर व्यक्ति है उसके मरने का जो है तरीका दूसरा होता है, जो क्रूर व्यक्ति है उसके मरने का तरीका दूसरा होता है। द पोएट मीन्स टू से दैट, द पोएट अगेन से दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, सो द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, मतलब शान शौकत की बखान, पावर की बखान, शक्ति की बखान, मतलब इनके बारे में जो बताया जा रहा है कि जो बोस्ट ऑफ हेराल्टी है, जो अभिमान है, जो मतलब कि धनी परिवार, धनी क्या कहते हैं खानदान से रखने वाला जो अभिमान है, वो सभी क्या हो जाता है, सभी ये सभी तो दिखावा है। कभी कहता है कि सभी क्या है, द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, मतलब द पाम्प ऑफ पावर, मतलब खानदान का जो अभिमान है कि हम बहुत धनी परिवार से हैं, जो अभिमान है शक्ति का जो अभिमान है, वंशावली का जो अभिमान है, वो सभी क्या है, द पंप ऑफ पावर, ये सारी शक्तियां दिखावे के लिए बनी है, मतलब कि दिखावा है। इट इज नॉट परमानेंट पावर which can be used forever, either the rich or the poor, मतलब ये व्यक्ति के जीवन में एक दिखावा वाली शक्ति है, ये हमेशा बरकरार नहीं रहते, निहित नहीं रहती है। एंड इनविटेबल, मतलब इनविटेबल क्या है, एंड ऑल द ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर ग्रेव, मतलब ये सारी चीजें, अभिमान, घमंड, धन, सभी कहाँ चला जाता है, अवेट लाइक द इनविटेबल आवर, मतलब ये सभी चीजें मृत्यु का ही इंतजार करती हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ये सभी चीजें, कौन कौन सी चीजें, द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, मतलब वंशावली का जो अभिमान है, जो घमंड है, जब शक्ति मतलब दिखाने वाली जो शक्ति है, एंड ऑल द ब्यूटी, सारी सुंदरता जो है, ऑल दैट वेल्थ, सारा संपन्नता जो है, सारी स्वास्थ्य जो है, ये एवर ग्रेव, ये सभी जो है क्या कहते हैं कब्रिस्तान, मतलब कब्र में अंत, उसका अंत मृत्यु है। अवेट लाइक द इनविटेबल आवर, वो सभी जाकर के मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है द पथ ऑफ ग्लोरी, मतलब कि जो उदारता, जो शानदार, मतलब पथ ऑफ ग्लोरी, मतलब जो यश, यज्ञ, कीर्ति का जो अभिमान है, यज्ञ का जो रास्ता है, लीड बट टू द ग्रेव, वो भी जाकर के कहाँ, कब्रिस्तान अर्थात मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। द पोएट मीन्स टू से दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन देम हु आर द रिच, हु आर द पुअर, सो लाइक आईसी डेथ लेज हर आईसी हैंड, ये कहा जाता है कि जो मृत्यु है वो अपने शीतल हाथों को कहाँ पर रखती है, वहीं पर रखती है जहाँ पर, मतलब वो जहाँ पर अपने शीतल हाथों को रखती है, वो चाहे जितना अभिमानी हो, घमंडी हो, व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ बताया गया, सो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। नहीं बोलना चाहिए ना, आज पहले हमको बताना चाहिए तब आप। In the next stanza of the poem, so the poet again says that, "Nor you, ye proud, impute to those the fault, if memory over their tongue to trophies rage, where through the long drawn idols and fretted balls, the pealing anthem tells the nature of praise." Before the discussing of the passage, I mean to say that the poet has said many times, it is also giving an inspiration to the people who are the full of ambitious, who are the rich. कभी इसके पहले सारी प्रेरणाएं, जो चूंकि वो गांव के कब्रिस्तान पर बैठा हुआ है, वहाँ कब्रिस्तान पर बैठ करके सारे नेचर थिंग्स जो हैं, सारी वस्तुएं जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, सबके बारे में वो सोचता है।
और वो ये जानता है, ये बता भी रहा है कि सभी लोगों का जो अंत होता है वो क्या होता है, मृत्यु होती है। इसलिए कवि ये कहता है, वो अपने मतलब उसमें कविता में ये भी लिखा है कि एक दिन लोग मेरे बारे में भी यही लिखेंगे जो मैं आज यहाँ बैठ करके ग्रामीण लोगों के बारे में, गरीब ग्रामीण लोगों के बारे में जो मैं क्या कहते हैं कि कुछ जो कह रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, ऐसे हमारा भी एक नॉलेज, हमारा भी एक इतिहास बन जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि उसको अध्ययन करने से पहले हम जो है थोड़ा सा इसके पहले वाला जो स्टेंजा है, नवा स्टेंजा है, उसमें थोड़ा सा फिर पुनः चर्चा करना चाहते हैं। हाउसोएवर ग्लोरियस एंड ग्रैंड, रिच एंड द ब्यूटीफुल ए पर्सन इज, मतलब ये कहा जाता है कि जो ग्लोरियस उदारवादी, जो शानदार एंड रिच प्रतिभा वाला सुंदर व्यक्ति है, वो क्या है, ही इज डेस्टिन्ड टू बी इन, जैसे वो ये समझता है कि हमने सारी चीजें अपने भाग्य में प्राप्त किया है, द सेम ग्रेव, उसका भी रास्ता वही होता है। मतलब वो भी अपने अंतिम समय को उसी प्रकार से तय करता है जैसे वो ग्रामीण लोग जो कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं। मतलब वो ये न सोचे कि हमने जो अपने हमने जो सुंदरता, हमने जो क्या कहते हैं धन संपन्नता, हमने जो उदारता, हमने जो शानदार जीवन जो पाया है, वो ये न समझे कि हमने इसको भाग्य में पाया है, मेरे भाग्य में ऐसा था। क्यों? क्योंकि द लॉस of the life is the same way goes into the grave, into the same way it goes into the same way where the rich, where the poor always go. Death does not make, ऐसा मैंने कहा यहाँ लिखा है, death lays her icy hand on the poor, मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि on the poor मतलब गरीबों पर और rich means धनी लोगों पर। ये कहते हैं कि गरीब एवं धनी सभी के ऊपर जो मृत्यु है वो अपने शीतल हाथों को सभी के ऊपर वैसे समान दृष्टिकोण से, समान भाव व्यवहार से रखती है। मतलब कि सबका जो अंत है, सब का जो अंत है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सबका अंत एक समान होता है। द सेम ग्रेव डेथ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, मतलब ये बताता है कि द सेम मतलब उसी प्रकार से सब कब्रिस्तान में जाते हैं। डेथ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, जो मृत्यु है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है किसके अंदर, ब्यूटीफुल एंड द अगली, मतलब सुंदर और कुरूप लोगों के बीच में, द हाई एंड द लो, मतलब कि उच्च प्रतिभाशाली और निम्न लोगों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है। इस प्रकार से हम 10वें स्टेंजा का चर्चा करने जा रहे हैं। इसका जो अर्थ होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं। नार यू ए प्राउड इम्प्यूट टू द दीज फॉल्ट its memory over. I mean to say that the proud people and the poor people, मतलब here the poet says that the poor people should not charge any blame, should not make any blame on the poor people. The rich people should not make rich people should not make any blame on the poor people, मतलब ये कह रहे हैं कि गरीब लोगों पर, अमीर लोगों को किसी प्रकार से दोष नहीं लगाना चाहिए। उनकी कब्रों पर कोई स्मृति लेख खुदे हैं, धनी लोगों को गिरजाघर के अंदर दफनाया जाता, मतलब इट मीन्स टू से दैट, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो धनी लोग होते हैं उनकी कब्रों पर कुछ चीजें खुदाई के माध्यम से खोद करके लिखी जाती हैं। उनका जो शव है वो गिरजाघर के ग्राउंड में दफनाया जाता है और इट्स मेमोरी ओवर द टंग, मतलब गिरजाघर ट्रॉफी, मतलब उनके जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, मतलब जो धनी लोग अपने को समझते हैं, उनका जो जीवन मतलब उनका जो अंत है, तो उनका जो शव है वो ले जाकर के गिरजाघर में दफनाया जाता है। और इसके अलावा गिरजाघर के गमन मार्ग एवं गुंबदों को भी अलंकृत किया जाता है, मतलब वेयर द बॉडी ऑफ द रिच पीपुल are buried, here the body of the rich people are buried, there is a epitaph should be maintained there, मतलब वहाँ पर एक शिलापट लगाया जाता है। So ग्रामीण पुरुषों का इसमें the people who are lying buried in the great grave, in the grave of the church, there is no fault of the poor people, मतलब अगर कोई व्यक्ति जिसको ज्यादा ख्याति प्राप्त हो, जिसको ज्यादा प्रतिभा प्राप्त हो, मान लीजिए वो जो है जाकर के गिरजाघर के ग्राउंड में उसको दफनाया जाता है और गरीब लोगों को गिरजाघर के बाहर दफनाया जाता है। तो इसमें कवि ये कहना चाहता है, द पोएट मीन्स टू से दैट द प्राउड पीपुल शुड नॉट ब्लेम
द पुअर विलेज लाइंग इन देयर नेग्लेक्टेड ग्रेव इन देयर मेमोरी, मतलब अपनी याद में, उनकी याद में उपेक्षित कब्रों में जो लोगों को दफनाया गया है, जिन ग्रामीणों को दफनाया गया है, उनका क्या दोष है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि द प्राउड पीपुल शुड नॉट ब्लेम, मतलब घमंडी लोगों को किसी प्रकार से गरीब लोगों पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ दोष नहीं है। व्हेन द सॉन्ग्स ऑफ प्रेज इन द मेमोरी ऑफ द प्राउड आर रिच पीपुल आर संग, जब धनी प्रतिभाशाली लोगों के ऊपर मृत्यु होने पर गीत गाया जाता है, तो गीत गाया जाता है तो इसमें जो गरीब लोग होते हैं, द पुअर पीपुल आर नॉट आर नॉट इनोसेंट, मतलब आर नॉट कन्विक्टेड, आर नॉट ब्लेम पर्सन। वाई द पीपुल आर द रिच पीपुल, द पीपुल आर रिच, हु आर द रिच पीपुल आर ग्रेव आर लाइंग buried in the ground of the church, so there is no fault of the poor people, मतलब इसमें गरीब लोगों का कोई मतलब दोष नहीं है। द पोएट अगेन सेज दैट through the long drawn aisles and fretted walls the pealing anthem tells on the note of the praise, मतलब उनके ऊपर जो गीत गाया जाता है तो उसमें गरीब लोगों का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से कवि ये कहना चाहता है, द पोएट मीन्स टू से दैट द वे ऑफ द डेथ, द वे ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ आर सेम लाइक द रिच पीपुल, लाइक द पुअर पीपुल, अर्थात जो गरीब लोग हैं उनका और जो अमीर लोग हैं उनका सबके मरने का रास्ता एक ही है। मैं आगे भी बता रहा हूं आप लोगों को। द पोएट सेज फर्दर, मेमोरी ऑफ प्राउड एंड रिच पीपुल आर संग इकोइंग थ्रू द लॉन्ग पैसेजेज इन द चर्च एंड डेकोरेटेड वॉल्स। ये कवि ये कहता है कि वे लोग जो लोग धन्य प्रतिभा के व्यक्ति होते हैं, उनके जब वो लोग किसी भी कब्रिस्तान में दफनाए जाने लगते हैं तो वो कमरा जहाँ पर वो दफनाए जाते हैं, वो कमरा जो है मतलब कि सजाया जाता है, सजाया रहता है, डेकोरेटेड वॉल्स, मतलब उस कमरे को सजाया जाता है। पीपुल आर लाइकली टू मेक ए कंपेरिजन बिटवीन द रिच पीपुल एंड द पुअर पीपुल। वहाँ पर उस विचारधारा के अंतर्गत ये देखा जाता है कि गरीब लोगों के और अमीर लोगों के बीच में अंतर दिखाया जाता है। मतलब अंतर का कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब गरीब लोग मरते हैं तो वो साधारण कब्रों में दफना दिए जाते हैं, जैसा कि उसमें बताया गया। एंथम सेल्स द नोट ऑफ प्रेज, मतलब उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जाती, उनके ऊपर कुछ गीत नहीं गाया जाता है। और वो क्या होते हैं, एक फ्रेटेड वाल, मतलब एक मतलब अच्छे, मतलब जहाँ पर दफनाया जाता है वहाँ पर अच्छे कमरे में वो लोग नहीं दफनाए जाते हैं। जबकि धनी लोगों के बीच में बताया, अमीर लोगों के लिए बताया गया कि वो क्या होते हैं, वेन द सॉन्ग ऑफ प्रेज इन द मेमोरी ऑफ प्राउड, मतलब उनके यादगार में, धनी लोगों के यादगार में, अहंकार भरे लोग, अहंकारी व्यक्तियों के यादगार में क्या होता, पीपुल और संग लोग गाते हैं। इकोइंग थ्रू द लॉन्ग पैसेजेज, एक बड़ी लंबी टिप्पणी करते हैं, मतलब उस पर गीत गाते हैं। एंड डेकोरेटेड वॉल्स, और उस कमरे को सजाए हुए रहते हैं। पीपुल आर लाइकली टू मेक ए कंपेरिजन, पीपुल आर लाइकली मेक, मतलब ये लोग एक निश्चित रूप से पसंदीदा एक तुलना करते हैं किसके बीच में, रिच पीपुल के और गरीब लोगों के बीच में, अमीर लोगों के बीच में एक तुलना वहाँ हो जाती है। बट द पुअर पीपुल एंड ब्लेम द विलेजर्स फॉर देयर ओन नेग्लेक्टेड, और वो गरीब लोगों पर, मतलब जो गरीब लोग जो बाहर की कब्रों में, साधारण कब्रों में दफनाए जाते हैं, जिन लोगों का जीवन साधारण कब्रों में दफनाया जाता है, साधारण कब्रों में दफनाए जाने वाले लोगों की उपेक्षा की जाती है, वालों की उपेक्षा की जाती है। जैसा कि अभी आपने बताया, द पोएट सेज दैट द पीपुल हु आर रिच एंड द पीपुल हु आर द पुअर, दे आर नो डिफरेंस, देयर इज नो डेथ डज नॉट make any distinction between the beautiful people, between the ugly people, मतलब beautiful and ugly people are not मतलब the people who are the poor, who are the rich, death does not make any different, death does not make any distinction, मतलब कोई भेदभाव नहीं करती। यहाँ पर यही बात बताई जाती है, कवि ये बताता है कि इस प्रकार से जो संपन्न धनी संपन्न मतलब कि अमीर लोग होते हैं, उनकी कब्रों में और जहाँ पर उनको दफनाया जाता है, उस कमरे की सजावट की जाती है,
गिरजाघर के ग्राउंड में, कैंपस में उनको दफनाया जाता है। सो एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द पोएट, मतलब कि जो अंतिम यादगार है, कवि की अंतिम जो विचारधारा है, उस पर वो कहते हुए कहता है कि द लास्ट व्यू एंड द टोटल थॉट ऑफ द पैसेज इज द पीपुल शुड नॉट मेक एनी फन on the poor people, on the poor villagers, and it is said that death is personal. I have told you many times कि ऐसा कहा गया है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जो बहुत प्रतिभाशाली है, जो बहुत संपन्न है, उसका भी अंत वही होता है। जैसा कि बताया गया कि उसका वो जो भी व्यक्ति संसार में चाहे जितना वैभव, चाहे जितना धन कमा लिया हो, सब जो है वो यहीं रह जाता है और सारी चीज़ें उसकी यहीं पर रह जाती हैं और संसार की प्रत्येक वस्तुओं का अंत निश्चित हो जाता है। मतलब ये कवि कहता है कि संसार की प्रत्येक वस्तुओं का अंत निश्चित है। सो वी शुड नॉट, द रिच पीपल शुड नॉट मेक एनी डिफरेंट बिटवीन द रिच पीपल एंड द पुअर पीपल। सो द लास्ट मीनिंग ऑफ द पैसेज इज हैज बीन कंप्लीटेड in this video today. I have discussed thoroughly about the 10 stanza of the poem. So the stanza has been finished today. I shall discuss on the next stanza of the poem. Thank you very much. बंद कर दो।